गुड मॉर्निंग क्लास 9th। अब तक हमने पढ़ा था पादप कोशिकाओं के बारे में या पादप ऊतक के बारे में। अब पढ़ेंगे हम जंतु ऊतक के बारे में। पेज नंबर 83 पे जंतु ऊतक। जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है? यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं में तक पहुँचा दी जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा रक्त तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों का उदाहरण हैं। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक प्रकार है तथा पेशी ऊतक का एपिथेलियम ऊतक। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक हैं। एपिथेलियम शरीर के अंदर बहुत से अंगों और कोशिकाओं को ढकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं। ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत स्थान होता है। स्पष्ट जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह बाहर निकलता है और एपिथेलियम की किसी परत से होकर गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच परंपरागत शरीर और बाहरी आवरण के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्यतः सभी एपिथेलियम को एक बाह्य रेशे के आधार इस झिल्ली से नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करती है। 6.9 में दर्शाया गया है कि विभिन्न एपिथेलियम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये सल्की ऊतक की ऐसी संरचना होती है, घनाकार ऊतक की ऐसी, स्तंभाकार की ऐसी होती है और चित्रित की ऐसी होती है। ऊतकों को अलग करती है। दर्शाए अनुसार विभिन्न एपिथेलियम संरचना विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों को निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर या कोशिकाएं जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली का मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। क्योंकि ये कई परतों के पैटर्न को व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम की स्थिर सल्की एपिथेलियम कहते हैं।
जहाँ अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आँख के भीतरी अस्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पक्षमाप सीलिया होते हैं, जो कि एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। ये पक्षमाप गति कर सकते हैं। शेष का अध्ययन हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।